जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने ही चैनल पे। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स लेक्चर नंबर 2 और जो कि होने वाला चैप्टर नंबर 1। ओके, तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा ये कि कूलाम का नियम क्या होता है, जो कूलाम बल होता है वो क्या होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, यानी कि उसका जो फार्मूला वो क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। देखिए एक बार थोड़ा सा उसको हम क्या करते हैं, रिविजन करवा देते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा है कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखिए जब इसमें क्या था, ये बल कब लगता है कि जब दोनों आवेशों के बीच क्या हो, निर्वात हो। क्या हो, निर्वात हो। अगर हम क्या करें कि इन्हीं आवेशों के बीच में कोई एक माध्यम रख दे जिसका परावैद्युतांक कितना हो, k हो, तो ऐसे अवस्था में जो फार्मूला वो क्या हो जाता है, F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। तो अब देखिए यहाँ से हमने एक बात और बताई थी, वो क्या थी कि जो यहाँ पे 1/4πε0 है उसका मान कितना होता है, 9 है ना। और साथ ही साथ ये हमने कहा था कि जो ε0 है इसका मात्रक क्या होता है और इसकी विमा क्या होती है। तो हम लोगों ने कल दोनों बातें सीख ली हैं। अब इसके आगे हम कहानी पढ़ते हैं और इसके आगे जो आने वाला हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए उसको हम शुरू करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? वैद्युत क्षेत्र को जिससे सभी लोग जानते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और अगर हिंदी की बात करें तो बोलते हैं इसको वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब देखिए जो होता क्या है एक्चुअल में, अभी हम अगर बात करें हमारे पास एक कोई आवेश है, क्या है हमारे पास, सबसे सिंपल से एक आवेश है। और आवेश जो है वो क्या है, जैसे कि मान लिया हमारे पास एक आवेश है Q, ठीक है। तो ये आवेश जो है बिल्कुल स्थिर है। कैसा है, ये स्थिर है, यानी कि इसका जो वेग है वो कितना है, 0 है। देखिए एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई आवेश स्थिर होता है यानी कि एक जगह पर रुका हुआ है तो उसके कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो होता है वैद्युत क्षेत्र। कौन सा होता है, वैद्युत क्षेत्र। यानी कि जब आवेश कैसा है, स्थिर है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी वो कितनी है, 0 है, तो उसके कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कैसा है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें, यही जो आवेश है वो क्या करे, वो भी स्थिर न रहे। क्या ना रहे, स्थिर न रहे, यानी कि वो क्या है, वो नियत वेग से गति करने लगे। नियत वेग से क्या करने लगे, चलने लगे। तो जब भी कोई आवेश नियत वेग से गति करने लगता है तो उसके कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं वो देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो आवेश है, तो आवेश के कारण जो ये वैद्युत क्षेत्र ये तो होगा ही होगा, है ना। तो पहली बात देखिए क्या है यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा। लेकिन साथ ही साथ जब ये आवेश नियत वेग से चलने लगता है तो यहाँ पर जानते हो एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन जानते हो पूछा भी जाता है, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि गतिशील आवेश यानी कि नियत वेग से गतिशील आवेश के कारण कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो लिखना क्या कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। अब देखो अगर यही आवेश को हम क्या करें, इसी आवेश को क्या है, जैसे इसके जो वेग है वो क्या नियत है, अगर इसके वेग को नियत न रहने दें, यानी कि इसकी वेलोसिटी को हम क्या करें, इंक्रीज करते हैं, यानी कि इसको त्वरित कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर दें, तब क्या होगा, यानी कि Q बराबर कैसा हो जाए, त्वरित हो जाए। त्वरित, जब ये त्वरित हो जाएगा ना तो इसके कारण देखिए ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही होगी, साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और इसके बाद क्या होगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न होती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। तो ये देखिए इन तीनों में से कहीं से भी एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, MCQ में बनेगा कि एक आवेश है जो कि त्वरित है, तो त्वरित होने के कारण इसमें कौन कौन सी चीजें उत्पन्न होती हैं, तो वो क्या है, एक है वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो अब हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। अब देखो हमने जैसे एक बात बताई कि वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है, जब एक आवेश हो वो क्या हो, स्थिर हो। अब देखिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक आवेश है, ठीक है। वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब हमारे पास एक आवेश है, तो आवेश के कारण अभी हमने बताया कि एक स्थिर आवेश के कारण उसके चारों तरफ क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र होता है। तो हमने मान लिया कि ये क्या है, इसका एक वैद्युत क्षेत्र है, मान लेते हैं, समझने में क्या हर्ज है, ठीक है। तो अब देखिए इसके चारों तरफ क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ तक फैला हुआ है, भाई यहाँ तक है कि या फिर यहाँ तक है या फिर वहाँ तक है।
हमें कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक दिमाग। क्या लगाएंगे कि जैसे हम ये मान लें कि ये क्या है, एक आवेश है, और आप लोगों को पता है कि अगर एक आवेश के नज़दीक, यानी कि एक आवेश समय कोई दूसरा एक आवेश लेके आया जाता है तो वहाँ पे या तो प्रतिकर्षण होता है और या फिर आकर्षण होता है। तो उसी को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक धन परीक्षण आवेश को लेते हैं। क्या लेते हैं? एक परीक्षण आवेश, यानी कि उसको मानते हैं Q0। क्या है? Q0। तो उसको अगर हम इसको यहाँ पे लेकर के आए, क्या करेंगे, अभी देखिए वहां पर है तो इस पर ना तो कोई आकर्षण हो रहा है और ना ही प्रतिकर्षण हो रहा है, और जैसे ही ये यहाँ पे इसके पास आएगा, यानी कि इस वैद्युत क्षेत्र में आएगा, तो इस पर अगर ये दोनों विपरीत प्रकृति के होंगे तो आकर्षण बल होगा, और दोनों ही सेम यानी कि समान प्रकृति के होंगे तो दोनों पे क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परीक्षण आवेश है, क्या है, परीक्षण आवेश, तो किसी भी आवेश के समीप जब किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाया जाता है तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। लेकिन हम बात करेंगे किसकी, वैद्युत क्षेत्र की। तो वैद्युत क्षेत्र क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्या, सुन, सिंपल सी बात है कि किसी एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जी आवेश है और इसके चारों तरफ क्या है, पूरा क्षेत्र है, समझ रहे कि नहीं? तो किसी एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, देख रहे हैं, इस आवेश में लेकर के आए नहीं लेकर गए, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। समझ रहे कि नहीं? ये क्या करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसका वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसी बात को यहाँ पे क्या है, शब्दों में अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे परिभाषा लिख दी है कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी धन परीक्षण, देखिए जो परीक्षण लिखा हुआ, परीक्षण मतलब क्या होता है, परीक्षण आवेश का मतलब ये होता है कि ऐसा आवेश जिसमें हम टेस्टिंग कर रहे हैं, यानी जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो वाला आवेश। ठीक है, तो जिसमें किसी धन परीक्षण आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, यानी कि एक क्षेत्र होगा, है कि नहीं? अगर उस क्षेत्र हम लेकर के आएंगे वो या तो अट्रैक्ट होगा या फिर क्या होगा, रिपेल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र को हम पढ़ने के बाद अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, देखिए जो है ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसकी बल रेखाएं होती हैं, यानी कि पूछा भी जाता है क्वेश्चन की वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा दी है तथा वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, समझाइए। ठीक है, तो अब देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। वैद्युत बल रेखाएं, देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, जैसे कि जहां तक उसका क्षेत्र होता है वहां तक उसकी बल रेखाएं होती हैं। सिंपल सी बात है, देखिए अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक प्लस आवेश है, ठीक है, और यहाँ पर एक क्या है, माइनस आवेश है। ठीक, तो जो बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा याद रखिएगा, उनकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है, यानी कि इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। वैसे यहाँ पे जो बल रेखाएं भी है उनकी जो दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे कि तो इन बल रेखाओं की जो दिशा है वो क्या, धन से ऋण की ओर होती है। और दूसरी बात यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो जब भी ये चलती हैं तो वो क्या है, हमेशा एक दूसरे के समांतर चलती हैं। कैसे चलती हैं, समांतर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये रेखाएं, तो ये रेखाएं एक दूसरे की क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और उसके बाद तीसरा पॉइंट, तो ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। अब काटने का मतलब क्या हुआ मैं समझा देता हूँ कि देखिए जब भाई बल रेखाएं एक दूसरे की क्या है, समांतर है, और समांतर होने का मतलब ये होता है कभी एक दूसरे को क्या है, ये टच नहीं करेंगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये एक दूसरे को कभी काटती, जब ये दूसरे के संपर्क में कभी आएंगे ही नहीं तो काटेंगे कहाँ से। ठीक है, तो ये देखिए इन बल रेखाओं जैसे क्या होती है, धन से ऋण की ओर होती है। ये बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है और हमेशा क्या है, ये दूसरे कभी काटती नहीं। एक और चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो क्या है कि तो ये धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे पर समाप्त हो जाती हैं। तो ये देखिए वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण हैं, तो ये एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र और बल रेखाओं के गुण, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे।
तो अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आइए देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, समझाते हैं। देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होती है। मतलब अभी देखो हमने क्या कहा था कि एक कोई आवेश है, क्या है, एक आवेश है, और आवेश के चारों तरफ क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र होता है कि नहीं होता है। और इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई एक परीक्षण आवेश लेकर के आते हैं, क्या करके आते हैं, एक कोई परीक्षण आवेश लेकर के आते हैं, तो ये क्या होता है, या तो आकर्षण बल का अनुभव करता है या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, करता नहीं करता है। तो अब देखिए अगर ये जो आवेश है, समझ रहे कि नहीं, ये जो परीक्षण आवेश है, तो इस परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है, समझ रहे कि नहीं, इस परीक्षण आवेश में जो बल लगता है उसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि बल लगने का मतलब यह है कि इस पर जो है बल कितने न्यूटन का लग रहा है। अगर जिसमें ज्यादा बल लग रहा होगा, यानी कि ज्यादा न्यूटन का बल लग रहा होगा, तो ज्यादा तीव्रता होगी। अगर कम लग रहा होगा तो उसकी तीव्रता कम होगी। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। जैसे कोई भी एक व्यक्ति होता है, क्या होता है, कोई एक व्यक्ति होता है, तो जैसे अगर उसके अंदर ज्यादा ताकत है तो उसकी तीव्रता ज्यादा होगी, अगर उसके अंदर ताकत कम है तो उसकी तीव्रता क्या होगी, कम होगी। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर यहाँ पर इस आवेश पर जो बल लगेगा, इस आवेश पर यानी कि जो परीक्षण आवेश है, अगर उस पर जो बल लगेगा वो जितना ज़्यादा अधिक होगा उसकी तीव्रता उतनी ही अधिक होगी, और जितना बल कम होगा उसकी तीव्रता भी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो डिपेंड किस पे करती है, उस पर लगने वाले बल पर। समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब देखिए इसको हम बड़े शब्दों में, बड़े ही आसान शब्दों में लिख देते हैं कि इसकी जो है क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि किसी परीक्षण आवेश पर तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किसी परीक्षण आवेश Q0 पर, कोई एक परीक्षण आवेश है Q0, उस पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, और एक कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, तो देखिए इसका एक फार्मूला भी होता है, वो क्या होता है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि ई बराबर F अपॉन Q0। ठीक है, E बराबर F अपॉन Q0। यानी कि देखिए ये क्या है, परीक्षण आवेश है, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। और देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पे क्या है, ये चीज लिख दी जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यह कैसी राशि है, यह सदिश राशि है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कर लेते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका मात्रक और विमा क्या होती है। तो आइए देखिए यहाँ पे लिखेंगे ई का, यानी कि ई मतलब क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मात्रक एवं विमा। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या है, ऊपर लिखा हुआ है बल, ऊपर लिखा हुआ है देखिए बल, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, और नीचे क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। और इसकी यहाँ पे क्या निकालेंगे, विमा भी निकाल लेते हैं। तो इसकी विमा निकाल लो भैया। तो बल की विमा क्या होती है, mlt-2 होती है कि नहीं होती है। और उसके जो कूलाम है, कूलाम की विमा क्या होती है, तो यानी कि आवेश, आवेश विमा क्या होती है, at। तो इसको अगर हम ऊपर भेज दें तो कितना हो जाएगा, ml और a इनवर्स और t-3। तो ये देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा है वो क्या, ml a इनवर्स t-3 होती है। तो इतना का स्क्रीनशॉट बड़े आराम से ले लीजिएगा। और हम लोग आगे पढ़ते हैं, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उसका फार्मूला क्या होता है वो देखते हैं। तो आइए फिर देखते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये देखिए जो डेरिवेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे हमने कैसे यहाँ पे निकाला है, हमने माना कि एक आवेश है Q जो कि बिंदु A पर रखा हुआ है, और इससे स्मॉल r दूरी पर यानी कुछ ही दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर Q0 आवेश है। यानी कि ये कैसा होता है, ये परीक्षण आवेश है। कैसा आवेश है, परीक्षण आवेश है। अब देखिए अगर एक आवेश ये रखा हुआ है ना, तो और इसकी कुछ ही दूरी पर हमने यहाँ पे एक आवेश और रखा है,
तो दोनों में क्या होगा, बल होगा कि नहीं होगा, बल लगेगा नहीं लगेगा। तो वही जो बल लग रहा है तो उस बल को हमने माना वो क्या है, बल, वो लगने वाला बल F है। तो कूलाम के नियम से, किसके नियम से भाई साहब, कूलाम के नियम से। तो यहां लिखेंगे कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2। अब देखो Q1 यहाँ पर क्या है, Q है, और Q2 क्या है, Q0 है। तो यहाँ लिखेंगे Q और Q0 और दोनों की बीच दूरी क्या है, स्मॉल r, तो हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर। ठीक बात। तो अब देखिए कूलाम के नियम से हो गया, लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, क्योंकि E बराबर क्या होता है, F/Q0 होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, F की वैल्यू निकालते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q0 E हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर F है वहाँ क्या रखेंगे, Q0 E रखेंगे। तो आइए रख देते हैं यहाँ पे उठा करके बड़े आराम से। तो यहाँ पे हो जाएगा Q0 E बराबर 1/4πε0 Q0 बटे r स्क्वायर। अब देखिए Q0 से जो Q0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, E बराबर 1/4πε0 Q बटे r स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला है, ये है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। लेकिन ये देखिए ये कब लगता है, जब इन दोनों आवेशों के बीच में बिल्कुल निर्वात हो या फिर वायु हो। लेकिन अगर मैं कोई एक माध्यम रख दिया, क्या रख दिया, माध्यम रख दिया, तब इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आओ वो भी देख लेते हैं इसी साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि दोनों आवेशों के मध्य यानी कि दोनों आवेशों के मध्य क्या हो, एक माध्यम हो, तब इसकी जो तीव्रता होगी वो देखो क्या हो जाएगी, E बराबर 1/4πε0 Q K और बटे r स्क्वायर। तो ये देखिए तब ये फार्मूला लगा देंगे। और K क्या है, उसी माध्यम को, जो माध्यम यहाँ पर रखा गया है उसका परावैद्युतांक, और ये सवाल में तुमको दिया जाएगा K का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए आज जितना भी हमने पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़ना है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को तो लाइक तो कर ही देंगे, और फिर अपने दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर करते रहिए। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वाले वीडियो में इसके कहानी करके, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।